अगर आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने का मौका मिले जो 35 सालों से हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट को, न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजारों को काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और उसमें एक एक्सपर्टाइज हासिल कर चुके हैं, और वो शुरुआती कुछ ऐसे लोगों में से हैं जो प्रोफेशनल्स के तौर पर भारतीय शेयर बाजारों में शुरुआत करते हुए नजर आए थे। इससे पहले ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हुआ करते थे और पिछले 19 साल से लगातार वेल्थ क्रिएशन की स्टडी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रामदेव अग्रवाल साहब की, जिन्हें हिंदुस्तान में हम वेल्थ क्रिएशन स्टडी के जनक के तौर पर जानते हैं और ज्ञान के मंथन को पूरी तरह से निचोड़कर निवेश के मंत्रों को बनाने की और इसे समाहित करने की कोशिश उन्होंने की है पिछले 19 साल की स्टडीज में, और एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम दिया है द आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। हम इस पुस्तक पर, इस ग्रंथ पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ रामदेव अग्रवाल साहब है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीबीसी आवाज पर। थैंक यू। इस बुक को लिखने के पीछे जो 19 साल तक आपने वेल्थ क्रिएशन स्टडी की, उसे समाहित करने की कोशिश की है, क्या पर्पज रहा है और क्या खास बातें आप लेकर चल रहे हैं? सो शेयर बाजार में क्या होता है कि व्हेन वी स्टार्ट वी डोंट नो एनीथिंग, यू जस्ट पैशनेट एंड योर स्टॉक मार्केट बफ, या एक पागल की तरह एक जुनून होता है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट जुनून होता है। तो मैं भी ऐसी था, रात को 12-1-2 बजे उठा के आप मेरे से बात करो तो शेयर बाजार के बारे में बात करने का है। वीकेंड्स में भी मैं सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ता था, उसमें नॉवेल्स और उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट बुक्स नहीं मिलते थे। सो आई यूज्ड टू रीड ऑल द बैलेंस शीट्स। 200-300 बैलेंस शीट कलेक्शन होते थे। मैं जिसके यहाँ जाता था उनके यहाँ से बैलेंस शीट उठा के ले आता था। So that's how the passion was there, and we started with a small broking house in 87 and all. Then we started writing research in 92, 93, and then some point of time I realized. Then I met Buffett. I mean, I heard about Buffett and read his letters. That inspired me. I mean, hugely. That boss, the EPS or PE is not the end of the world. There are many more things in that, and you have to have an investment philosophy. और वो बहुत टाइम लगता है। 20, 25, 30 साल के बाद भी यदि आपको अपना इन्वेस्टमेंट फिलोसफी मिल जाए, इट्स लाइक फाइंडिंग योरसेल्फ। ओके, सो उसमें वो जर्नी चालू की हमने। हमको नहीं मालूम था कि क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा। हम बोले कि जितना भी हम 12 महीने स्टडी करते हैं उसको एक वेल्थ क्रिएशन स्टडी के रूप में हम उसको पेश करेंगे। सो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड फ्रॉम 96, एंड दैट वाज इंसिडेंटली द ईयर व्हेन मोतीलाल ओसवाल बिकेम अ कॉर्पोरेट। सो टू फैसिलिटेट कॉर्पोरेटाइजेशन वी स्टार्टेड विद द स्टडी। और अब तक 19 आप इस तरीके से 19 साल से ये चल रहा है। हर साल हम करीब 2-2.5 महीना खराब करते हैं अक्टूबर-नवंबर में, और ये पुस्तिका निकालते हैं स्टडी ऑन वेल्थ क्रिएशन। ये सब motilaloswal.com के ऊपर इट इज ऑल अवेलेबल विदाउट रजिस्ट्रेशन। सो बट ये जो जर्नी है, जर्नी ऑफ फाइंडिंग एन इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, एंड एवरी ईयर क्या क्या होता है, सो इसमें सब कुछ, मतलब इस पुस्तक में उसकी समरी है कि हाउ यू, जैसे पहला स्टडी है उसमें सबसे पहले बोलते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज रिक्वायर्ड। अब रिटर्न ऑन इक्विटी इज रिक्वायर्ड, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं अभी 20 साल के बाद, लेकिन उस समय रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर कोई फोकस नहीं करता था। डोंट फोकस ऑन ईपीएस, फोकस ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। ये मेरे ख्याल से 93 और 94 के बर्कशायर लेटर में ये बात लिखी हुई है, एंड दैट हिट मी लाइक अ बिग थिंग कि बॉस मैं तो गधा हूँ, ईपीएस ही लेके जा रहा हूँ मैं। I'm not bothered about how good is the franchise and how good is the return on equity. And then I said, boss, this guy is something very unique. Let me start reading. Then I started reading from 67 till 97. I read all the annual reports of his, and that actually started giving the series of wealth creation studies. तो आप अपनी लाइफ में वॉरेन बफेट से सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड है? He was clearly a hero. I mean, full inspiration in the sense that everything. I mean, he doesn't know me. I know him. It's a one-way traffic, but it is wonderful. I mean, you not only investing, but many other things. How to have friends, what kind of books you should read, how to behave in life, how to recruit people. I mean, actually, how to do business per se. The business fundamentals came from him. Apart from investing, I mean, it's all intermixed. You know, how you manage your business is the kind of qualities you're looking for in other what you want to invest in. The kind of people you're looking at are the people whom you can understand, whose integrity you can vouch for, whose passion you can vouch for. So ये सब मेरे ख्याल से बहुत कुछ वहाँ से आया। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप हर साल बर्कशायर हैथवे की एजीएम में अमेरिका जाते हैं, और आपके कई फोटोग्राफ मैंने वॉरेन बफेट साहब के साथ देखे हैं। लेकिन हम आपकी 19 साल की स्टडी 19 मिनटों में से पूरा करना
इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। जो कुछ बड़े मुद्दे आपने इस स्टडी में बताए हैं और जो 4 पॉइंट खास तौर से आपने रखे हैं, उसके पहले पॉइंट पर आना चाहता हूं, जिससे कि वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत होती है। और मैं हमेशा से इस चीज का आपका बड़ा प्रशंसक हूं कि आप एक चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करते आए, वो है क्वालिटी, और पहला पॉइंट आपने वही चुना है इसमें भी। सो एग्जैक्टली, जब जो इन्वेस्टिंग है उसका चालू होता है क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ बिजनेस। फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ बिजनेस। इफ द क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस भी क्या है, कई तरीके के होते हैं। तो 2007 रिपोर्ट में बफेट से देन वी हैव रिटन हमने स्टडी किया ग्रेट, गुड, ग्रूसम। सो 3 तरह के बिजनेस होते हैं, ग्रेट बिजनेस, गुड बिजनेस, ग्रूसम बिजनेस। ये भी समझ में आ जाए ना, ये भी अपने आप में बहुत 2007 में बफेट को समझ में आया कि देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस इन द वर्ल्ड। At least he could put it in words. Because ultimately he is also writing in annual report what has been his insight in that year. So उन्होंने लिखा 2007 में there are 3 types of businesses: great, good, gruesome. अब great, good, gruesome मीन्स क्या होता है कि अच्छा, मार्केट इतना डिफरेंशिएट नहीं करता है कि वैल्यूएशन में। Great business is a business where whatever capital you employ, it earns very high return on equity, 20-25%, but every year after that 25, 30, 40, 50, 60, as a coupon keeps increasing. You know, if you see Nestle in 2000 was earning about 22-23%, right. And I think in 2011 or 12 it ended up making 135%. Every year it was just climbing. Then again the capex they did and little bit of a decline to 80-90%. But you know, I mean, that's the kind of business are great business. There are very few. Most से 30-32 कंपनी होंगे ऐसे. Then you come to the good, where there is another kind of bank account where you get 18-20%, but you have to keep putting more. When you want to double the profit, you have to put more capital. Right. Say HDFC Bank. HDFC Bank will earn about 18-22, say about 20%. Right. So यदि आपका 1000 करोड़ प्रॉफिट है, तो 5000 करोड़ का कैपिटल में उसने आपने 1000 करोड़ प्रॉफिट कमाया। ये 1000 करोड़ प्रॉफिट आपको 2000 करोड़ करनी है, तो आपको 5000 करोड़ और लगाने पड़ेंगे। नेस्ले में वो जरूरी नहीं है। नेस्ले में आई मीन दे कैन बाय मैजिक दे कैन अर्न मोर मनी बाय डिप्लॉइंग नो मनी, सो दे कैन पे आउट एवरीथिंग बाय वे ऑफ डिविडेंड, बट एचडीएफसी बैंक कैन नॉट डू दैट। सो देयर इज अ ग्रेट बिजनेस दैट इज नेस्ले, good business which is HDFC Bank. Then there are gruesome businesses, which is the 90% of the problem. In investing 80-90% is to avoid the gruesome. मतलब gruesome का मतलब हिंदी में क्या नाम है, बहुत खराब बिजनेस, बहुत सत्यानाश बिजनेसेस, you know. So and there are lots of them. I would think 75% are like that. अब gruesome business क्या कहानी? इसी पे आपसे लगता है, क्योंकि जनरली होता ही है कि बुरे बिजनेस पहचान ही नहीं पाते लोग। तो ये ग्रूसम या बुरे या सत्यानाश वाले जो बिजनेस आप करें, इसे पहचानते कैसे हैं आप? हाँ, ये बहुत सिंपल एक्चुअली, एट वन लेवल इट इज सिंपल, लेकिन मैंने उस पेज को, जो पेज 6 and 7 in 2007 report, I would request all the viewers to go and see this. I read 45 times to understand what is gruesome. What is gruesome? ये समझना भी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। What is gruesome is not the loss making businesses. Gruesome is a company, gruesome is the business is a company where you actually don't make as much as the cost of capital. So 10% cost of capital है, आप 7% कमाते हैं, 6% कमाते हैं, और या घाटा भी करते हैं। It's a legacy, भाई ठीक है, बिजनेस में कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है, but that is not the problem. The problem is that there is a mandate to the management to grow the business irrespective of the quality. तो वो जो 5% कमा रहा है, 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो आदमी भी अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करता है। तो उसमें क्या करता है वो, he puts 10,000 crores, 20,000 crores to grow that useless business. So it becomes the bottomless pit of capital, death of capital. And इस तरह के बिजनेस जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा लॉस करेंगे। हाँ, नहीं लॉस नहीं करेंगे। See, it's a useless deployment of capital. Absolutely. Misallocation of capital. And होता क्या है कि हर मैनेजर को जो भी काम करता है उसको क्या मैंडेट है, ग्रो योर बिजनेस, grow your business, grow your profits. Now if my profit is only 5% and my cost of capital is 10% and I have to deploy another 10,000 crores to double the profit, I'll still do it. And there are, even from the big houses, there are so many companies which are gruesome, but somebody has to explain them that these are gruesome, and which manager has guts to go and say to the boss that boss, your business is useless and please get out. So होता क्या है कि because of P and EPS आपको जितने ग्रोसम कंपनीज को 5-5, 6-6, 7-7 के पी में मिल जाते हैं। राइट। तो वो सस्तापन जो है, जो इन्वेस्टर जब आता है तो वो ऐसा पागल की तरह आता है आखिरी में बुलरन में कि उसको सस्ता भी चाहिए, तो वो इस समय ये सब कंपनी घर में ले आता है।
जब वो कंपनी पैसा नहीं कमाए तो आपके पैसे कमाओगे। वो तो स्पेकुलेशन है, ठीक है, आपने 20 में खरीदा 25 में बिक गया, वो एक बात अलग है, बट माइनॉरिटी एज अ होल, इफ द कंपनी इज नॉट मेकिंग, यू कैन नॉट मेक मनी। दूसरी स्टेप पर आता हूँ, क्वालिटी की आपने बात की, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ ग्रोथ, ये एक बड़ा ड्राइवर है किसी भी स्टॉक को आप जब पसंद करते हैं या खरीदने की कोशिश करते हैं। किस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी ग्रोथ डिलीवर करेगी, क्या वो थॉट्स होते हैं आपके? ये ग्रोथ जो एक बहुत मिस्टिकल चीज है, मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हाउ मच मनी यू मेक। ओके, हाँ, एंड येट आपको जो लिटरेचर देखेंगे, आप जो इन्वेस्टमेंट बुक्स देखेंगे, उसमें बहुत कम राइटिंग मिलेगा आपको, बिकॉज ग्रोथ, अर्निंग्स एस्टिमेशन के लिए आपको बहुत लिटरेचर मिलेंगे, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ समझने का ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। हर कंपनी का अपना एक सिचुएशन होता है। बहुत छोटी कंपनी है, बहुत कॉम्पिटेंस है, बहुत रैपिड से ग्रोथ हो जाएगा। कोई कंपनी जैसे वैल्यू माइग्रेशन, सो यू हैव टू सी द सिचुएशंस ऑफ एवरी सिंगल कंपनी कि क्यों ग्रोथ होगा। इज इट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फैक्टर्स, इज इट बिकॉज लोकल फैक्टर्स? देन सी फैक्टर्स आर एक्सटर्नल, फैक्टर्स आर इंटरनल, फैक्टर्स आर ऑपरेटिंग लेवरेज, फैक्टर्स आर फाइनेंशियल लेवरेज, बट सब कुछ एक साथ मिलके फिर ग्रोथ होता है। देयर इज अ फैक्टर रिलेटिंग टू द बिजनेसेस, फैक्टर्स रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट्स। आई मीन हमने देखा है कि पिछले 20 साल में जो आईटी में अपॉर्चुनिटी था, वो उसमें सैकड़ों कंपनी आई, लेकिन आज जो नारायण मूर्ति की टीम ने जो इन्फोसिस बनाया, जो 50 करोड़ कंपनी थी, वो आज 3 लाख करोड़ की कंपनी हो गई है। वो तो सिर्फ मैनेजमेंट का खेल था ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबको सेम था, प्राइसिंग सेम था, अपॉर्चुनिटी सेम था, कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम था, सब कुछ था, लेकिन एक आदमी ने 50 करोड़ से 3 लाख करोड़ कर डाला और बाकी सब लोग मतलब फ्रॉड कर उड़ा के गायब भी हो गए। तो जो लोग कहते हैं कि जनरली ग्रोथ होती है वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, उन छोटी कंपनियों में ज्यादा होती है, क्या ये मिथ है? बड़ी कंपनियों में भी उतनी ही बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है? सभी बड़ी कंपनी में सी ग्रोथ पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स, आई सेड कंपनी वाइज, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर ग्रोथ, सस्टेन हायर ग्रोथ इज वेरी हाई इन द स्मॉल एंड मिड कैप, बिकॉज फंडामेंटली छोटा आदमी लंबे तक दौड़ सकता है। राइट, मतलब जैसे आप यदि आज के जमाने में जहाँ पर सिर्फ $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जहाँ पर यदि आपको 1000-2000 करोड़ का नया बैंक खोले, अब जैसे आईडीएफसी है, आईडीएफसी हैज मोर ग्रोथ पोटेंशियल फंडामेंटली, अदर थिंग्स बीइंग सेम, मोर ग्रोथ पोटेंशियल देन से एसबीआई, बिकॉज ऑफ साइज एंड भाई 0 मार्केट शेयर से चालू करो या 0.001 मार्केट शेयर करो, कोई 22% मार्केट शेयर, तो 22% वाला तो कोई 2000 रुपए का मार्केट शेयर नहीं हो सकता है। सो देयर इज अ ग्रोथ लिमिटेशन एट एसबीआई लेवल, बट इट डजंट मीन that SBI will grow slower than IDFC. SBI can grow faster than IDFC because of the sheer competence. They can increase the margins, they can use their franchises, they can bring all kinds of efficiencies, and in next 5 years मालूम पड़ा कि SBI 50% ग्रो हुआ या 40% ग्रो हुआ और IDFC is struggling at 20%. So growth has to be understood in every single situation. तीसरा जो एक बड़ा पॉइंट आपने रखा है इस स्टडी में, वो है लॉन्जेविटी का, यानी कि लंबे समय तक आप किस तरह से स्टॉक में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। क्या ये वाकई में इन 2 फैक्टर्स के साथ अगर मिलाकर चलें कि जहां आपको पता है क्वालिटी है, जहां आपको पता है कि ग्रोथ है, तो फिर सिर्फ ये एक किसी आपके इन्वेस्टमेंट को लंबा समय देने की बात है, पैसा तो बहुत जबरदस्त बनेगा फिर? नहीं, ये लॉन्जेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि एक तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझने का, वन ऑफ द थिंग इन इन्वेस्टिंग, मेरे को 91 में समझ आया व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो स्टॉक मार्केट इज ओनली अबाउट कंपाउंडिंग। नाउ कंपाउंडिंग का खास बात क्या है? एक तो रेट है, भैया आपने 20% से ग्रो हो रहा है, 30% से ग्रो हो रहा है। दूसरा ये लॉन्जेविटी ऑफ द रेट। अब जैसे 25% से 3 साल में डबल होता है, 10 साल में 10 गुना होगा, लेकिन 20 साल में 100 गुना होता है। अब यदि क्वालिटी ऑफ कंपनी बहुत ऊंची है तो 10 साल में आपका फ्री कैश फ्लो विल बी ऑलमोस्ट से आपका, जैसे लेट मी गो लिटिल स्लो, ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज। हाँ, एक कंपनी 100% ROE है और 25% ग्रोथ है, राइट। दूसरा कंपनी है 25% ROE है, 25% ग्रोथ है। दोनों का EPS 10 साल के बाद 10 गुना होगा। यदि 10 रुपए है तो 100 रुपया होगा। लेकिन पहली कंपनी जिसके जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, वो भी 41 रुपीज कमाएगा, यही 41 रुपीज कमाएगा अगले 10 साल में। लेकिन 41 रुपीज कमाने के बाद उसका 36 रुपया, करीब 35 से 36 रुपया आपको डिविडेंड आएगा, दूसरे में 0 डिविडेंड आएगा। तो ये जो आपने मान लो आपने सिर्फ 20 के पी में खरीदा,
ये 25 के पी में खरीदा, 1 पैक 25 के पी में खरीदा, तो 25 रुपया आपको करीब 7-8 साल के बाद आपको 8 साल में आपको डिविडेंड में वापस मिल जाएगा पहले कमर में, दूसरे कमर में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो इन्वेस्टिंग में जो ग्रोथ और लॉन्जिविटी की ग्रोथ का जो इक्वेशन है वो समझना बहुत जरूरी है। और यही वजह मैं जनरली जब भी आपसे बात की है ऑन कैम ऑफ कैम, आप हमेशा एक चीज पर बहुत फोकस करते हैं कि कंपनी डिविडेंड पेइंग होनी ही चाहिए। क्यों नहीं चाहिए या क्या सेंस लेते हैं आप उससे? सी देखिए, एक तो पहली बात जो है ना, हम बोल रहे हैं कि भाई क्वालिटी ऑफ बिजनेस इज वेरी गुड, ये 50% कमाते हैं, 60% कमाते हैं और ग्रोथ है 20 से 25, बिकॉज उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता ना आपका। तो शुरू में बहुत छोटे हैं आप, तो ठीक है 2-3 साल आप 50% से ग्रो कर सकते हैं, 60% से ग्रो कर सकते हैं, देन योर ग्रोथ रेट विल ड्रॉप। तो आप पैसे लेके आप कहाँ जाओगे आप, राइट है ना? तो आप ट्रेजरी बनाओगे तो ऐसे डूब जाने वाला, बैंक वाला खा जाए आपका पैसा, 5-6% में वो सड़ता रहेगा वहां पर, उससे कुछ नहीं होना, इन्फ्लेशन 8% है। सो ऑब्वियसली द मैनेजमेंट हैज टू हैव माइंडसेट कि भाई ये पैसे एक्सेस हैं, ये लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट, यू नो। सो उससे क्या होता है, वैल्यूएशन बहुत अंतर पड़ता है। एंड माई टोटल रिटर्न एज अ माइंडेड मेरे को मिलता है कि अल्टीमेटली डिविडेंड एंड एप्रिसिएशन। तो जो ईपीएस है वो तो चेंज होने वाला नहीं है, बिकॉज इफ यू डोंट पे और नॉट। लेकिन मेरा जो परचेस प्राइस जो मेरा फिक्स है, जैसे मान लो 25 रुपए में कोई शेयर खरीदा, उसमें आप 2-3-3, 4-4 रुपए आप डिविडेंड दे देते हो, तो 5-6 साल में मेरा स्टॉक फ्री आता है, और उसके बाद पूरा का पूरा जो है कैपिटल एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड, बिगेस्ट डिविडेंड इज गोइंग टू कम आफ्टर 20 years। सो उसके लिए मेरा कोई परचेज प्राइस ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने हीरो होंडा खरीदा 96-97 में, 30 रुपए में खरीदा मैंने, मेरे को 1200 रुपए डिविडेंड आ चुका है उसके ऊपर, और आज के दिन में वो 3000 रुपए बिकता है, वो 2600 में जितना में बिकता है। तो रियल इन्वेस्टिंग इज अबाउट कि भाई कब आपको फ्री हो जाए, पहले तो डिविडेंड से फ्री होता है ना वो। ये इंटरेस्टिंग है, यानी कि कैपिटल पूरी की पूरी आ गई और उससे ज्यादा पैसा आ गया। हाँ। और आप आराम से कैपिटल एप्रिसिएशन देन यू कैन गो अबाउट फाइंडिंग द नेक्स्ट हीरो होंडा। रामजू सर, 1-2 सवाल आपसे लेना चाहता हूँ, जो इस बुक की स्टडी के 4 पॉइंट हमने कवर किए। काफी लोगों से मैं मिलता हूँ, वो ये समझते हैं कि हमारे पास इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने के लिए बड़ा पैसा नहीं है, और छोटे से पैसे से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या वेल्थ बनेगी। तो पहले थोड़ी सी ट्रेडिंग करके पैसा बना लें और फिर उसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा सोचने वाले काफी लोग मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि ये तरीका वाकई में सही है? और यदि उल्टा हुआ तो मतलब बिफोर मतलब 100 यदि 100 का यदि आप 1000 यदि ट्रेडिंग से कर ही सकते हो, तो फिर इन्वेस्टिंग में आने की जरूरत क्या है? वो 1000 को फिर 10,000 का डालो, फिर 1 लाख का डालो, अगर वो स्किल सही तो। हाँ, लेकिन है नहीं ना ऐसा। द होल थिंग, द ट्रेडिंग कॉस्ट एंड योर इमोशंस आर लोडेड अगेंस्ट द ट्रेडर्स। 1-2 मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर्स होंगे ग्लोबली, बट इन्वेस्टर्स आपको हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे। ट्रेडर्स आपको बहुत कम मिलेंगे जो सक्सेसफुली बहुत पैसे कमा सकते हैं। सो आई डोंट बिलीव इन दिस, लेकिन है आप जो बोल रहे हैं। तो फिर जो आपकी थीम है बाय राइट सिट टाइट, वो बेस्ट है, और ये मेरे लिए काम करता है कम। हाँ। सी क्या है, बाजार में यदि 10 लाख लोग हैं, 10 लाख तरीके हैं पैसे कमाने के, हर आदमी अलग ढंग से करेगा। आप अलग ढंग कितना भी सीख लो, लेकिन आप अपने हिसाब से करो। बफेट अपने हिसाब से करता है, बफेट को हमने इंटरप्रेट करके हमने अपना सिस्टम निकाला, वो अपना सिस्टम है। ओके, बफेट का अपॉर्चुनिटीज अलग है, बफेट की मनी अलग है, बफेट का फ्लोट है, सब कुछ अलग है, उसका ब्रांड इक्विटी कुछ भी है। हमारे पास तो नहीं ना, हमको तो अपने हिसाब से करना पड़ेगा। एंड यदि मेरे को लॉस होगा थोड़ी ना हेल्प करने वाला है, आई हैव टू फाइट द वॉर, मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो एवरी इन्वेस्टर हैज टू फाइंड हिज ओन वे ऑफ मेकिंग मनी। तो ये QGLP एक मतलब लेफ्ट राइट करके 19, 20 साल, 30 साल में हम यहाँ तक पहुंचे। इट विल फर्दर इंप्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शायद नाम ना बदले, लेकिन अंदर जो उसके क्राइटेरियाज हैं, जो चेकलिस्ट है, वो बदलते जाएगा। अब एक आखिरी सवाल आपसे इस स्टडी पे लेना चाहता हूँ। इन द हाइंडसाइट, यानी पीछे मुड़कर अगर देखें तो हमें लगता है कि बहुत सारी बेहतरीन कंपनियां मिली है, अच्छे स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए, रिपोर्ट में निकाले, लंबे समय तक वेल्थ बनेगी। लेकिन लोग ये सोचते जब भी मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास हो, हम लेट हो गए, अब वापस क्या कोई दूसरा इन्फोसिस, कोई दूसरा TCS, कोई दूसरा पेज इंडस्ट्रीज, हीरो, HDFC ऐसा मिलेगा क्या? अरे हमने तो ट्रेलर तक नहीं देखा इंडिया का वेल्थ क्रिएशन का, ट्रेलर तक नहीं देखा है। और एक तो जो कंपनीज हैं वो भी बहुत पैसे कमाने वाली हैं, और कई कंपनी जिनके बर्थ भी नहीं हुए उनके बारे में उनको नहीं मालूम कुछ। तो वेल्थ क्रिएशन, सी नोबडी आस्क, एवरी सिंगल मिनट यू आर ऑन द न्यू GDP, एवरी सिंगल सेकंड यू आर इन न्यू GDP,
कोई तो नहीं बोलता कि अभी जीडीपी ज्यादा होगा चलो बेच जाके सन्यासी करोगे। ये तो ह्यूमैनिटी का एक रूल है कि भाई एवरी डे शुड बी बिगर बेटर काइंड ऑफ थिंग। तो ये आपको 2 ट्रिलियन जो हमने एक स्टडी की है, इंडिया द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी, आई थिंक दैट इज द बेस्ट ऑफ द 19 स्टडीज। इन 2007 वी डिड दिस व्हेन इंडिया हिट फर्स्ट टाइम $1 ट्रिलियन। आई सेड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, लेट्स डू दिस स्टडी। सो उसमें जो 60 साल लगा इंडिया को $1 ट्रिलियन जीडीपी होने में, नेक्स्ट 7 इयर्स में आपका डबल हो गया, और अगले 5 साल में नेक्स्ट ट्रिलियन आ जाएगा, 3 ट्रिलियन, एंड अगले फिर चौथा आएगा 3 साल 3.5 साल में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? होता क्या है, आपका जो एसेंशियल एक्सपेंडिचर जो है $1000 जैसे मान लो आपका जीडीपी है पर कैपिटा है, तो उसमें से $900 आपका एसेंशियल है। डिस्क्रिशनरी कितना है? सिर्फ $100। व्हेन यू गो फ्रॉम 1000 to 2000, योर एसेंशियल रिमेन एट 900, योर डिस्क्रिशनरी गो फ्रॉम 100 to 1000. So what is a normal GDP growth? Is exponential growth for discretionary spend. So India is in that inflection point of discretionary spend, when it will go from $100 to $1000 and $2000 and $3000. तो जो underlying businesses हैं, चाहे पेंट हो, चाहे घर के बनाने वाली चीजें हो, चाहे कार्स हो, चाहे लग्जरीज हो, चाहे ट्रेवल हो, सिनेमा हो, और whole lot of things, they will explode. बिजनेसमैन को नहीं मालूम पड़ेगा कि what is hitting them. ओके, द ग्रोथ रेट्स विल बी एक्सपोनेंशियल। और जो उसमें जो टाइगर है, जैसे कोई कैटेगरी है, मतलब एसेट मैनेजमेंट है, अब एसेट मैनेजमेंट में जो टाइगर होगा उसको कितना बड़ा बनेगा भगवान। सी 10x तो इंडस्ट्री हो जाएगा, लेकिन जो सक्सेसफुल रहेगा वो 100x हो जाएगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब सवाल ये है, यू मस्ट फाइंड दैट एसेट मैनेजर who is going to be 100x in 10 years, and today available at 10p. बिल्कुल, और ऐसे ही एक बेहतरीन एसेट मैनेजर मेरे सामने बैठे हैं रामदेव अग्रवाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास स्टडी को हमें समझाने के लिए। तो आपके लाइफ का मंत्र एक ही है, QGLP, यानी कि क्वालिटी खरीदें, ग्रोथ पर फोकस करें, लॉन्जिटिविटी यानी कि लंबे समय के लिए पैसा लगाएं और सही प्राइस पर खरीदें। पिछले 19 सालों से लगातार जो मोतीलाल ओसवाल वेल्थ क्रिएशन स्टडी में सार निकल कर आया, वो आज हमने डिस्कस किया, और 35 साल की रामदेव अग्रवाल साहब की जो मेहनत है वेल्थ क्रिएशन पर, वो आपके सामने सार के तौर पर आई। उम्मीद करें वित्त वर्ष 2016 में ये वेल्थ क्रिएशन स्टडी आपके बेहद काम आएगी और आप इससे फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। हिंदुस्तान के लिए बेहतरीन समय आने वाला है, कई गुना बेहतर यहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखेगी, ऐसा मानते हैं अग्रवाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर इस पूरी स्टडी पर अपनी चर्चा और एक हमें एक्सपर्टाइज देने के लिए। तो इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।